हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघवेश्वर। तो बेटा आज हम क्लास 10 की स्टैट्स चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो बेटा ध्यान से सुनो, इसकी बेसिक समझाता हूँ कुछ, फिर उसके बाद चलते हैं कि इसमें मीन मीडियन मोड बेसिकली 3 चीजें पढ़नी है आपको स्टैट्स के अंदर। तो स्टैट्स है क्या? ये एक ब्रांच है मैथ्स की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है और आजकल तो इसका बहुत ही ज्यादा मतलब वास्ट व्यू है यूज। ठीक है, हर जगह आप जाएंगे, चले जाओ कंपनी के अंदर डाटा एनालिसिस की जो बहुत ज्यादा फेमस हो रखी है आजकल। तो ये लोग करते क्या है, ये लोग करते हैं कंपनी का सारा डाटा को एनालाइज करते हैं कि कंपनी कहाँ पैसे बचा सकती है, कहाँ ज्यादा अर्न कर सकती है और कहाँ अपने एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है, या फिर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी प्रोडक्शन को कम या ज्यादा करना। समझ रहे हो? जैसे कि एक बात तो देखो, पार्ले कंपनी है, उसके पार्ले जी के बिस्किट ज्यादा बिकते हैं और वो छोटे भी कम मतलब कम रुपीज में भी आते हैं, छोटी पैकिंग में भी आते हैं, तो हर कोई अफोर्डेबल है, सब खरीदेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज ज्यादा बिक रही कंपनी वही चीज ज्यादा बनाएगी। अब उसके जैसे मिलानो वगैरह के बिस्किट्स आते हैं जो महंगे बिकते हैं, अब वो उनकी डिमांड हो सकता है कम हो, तो कंपनी ऑब्वियस सी बात है उनको क्या बनाएगी, कम बनाएगी। तो यही वो चीजें कौन एनालाइज करता है, एक डाटा एनालिस्ट जो है वो इस चीज को एनालाइज करता है। तो अब हमारे पास 3 चीजें पढ़नी है हमें 10th के अंदर, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, 3 चीजें पढ़नी है। पहला होता है बेटा मीन, फिर आप पढ़ोगे मोड और उसके बाद आप पढ़ेंगे मीडियन। ये 3 चीजें पढ़नी है। अच्छा, इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। चैप्टर तो बिल्कुल आसान है, आपके हैवी खाली कैलकुलेशन वर्क, बट आपको स्टिल समझना चाहिए कि इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली हम पढ़े क्या रहे हैं और क्यों पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड को मैंने क्या कहा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये क्या होता है? देखो, कोई भी डाटा है उसका इर्द गिर्द का भाग हमें कोई फायदा नहीं है पढ़ के। इसका क्या मतलब, सपोज करो मैं कंपनी की सेल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 रुपए वाली चीज बिकी 5, ये कॉस्ट है और ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और ये हमारी क्या है, कॉस्ट। तो 2 वाली चीज 5 बिकी। ऐसे ही सपोज करो जो 5 रुपए की चीज थी वो 10 बिकी। ठीक है, उसके अलावा सपोज करो 10 रुपए वाली चीज 15 बिकी। फिर 15 रुपए वाली चीज जो थी वो थोड़ी कम बिकी, वो 11-12 बिकी। ठीक है, अब 20 वाली चीज है वो बिल्कुल ही कम बिकी, वो 5 से भी कम बिकी। तो ये कुछ कर्व डाटा का इस तरह से चलेगा, डाटा कर्व चल रहा है ऐसे, समझ रहे हो आप? अब हम एक शॉपकीपर होगा, वो क्या करेगा, वो अपनी सेल्स को कैलकुलेट करेगा। सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए वो क्या निकालने वाला है, इन सबका जितनी भी चीजें बिकी उन सबका एवरेज निकाल लेगा, एक कि एवरेज सेल क्या आ रही है। मान लो किसी दिन उसके 500 रुपए की सेल हुई, किसी दिन उसकी सेल हो रही है 1000 रुपए की और किसी दिन खाली 50 रुपए की सेल हुई। तो अगर वो ये कहे कि ऑन एन एवरेज किसी दिन की सेल बताओ आप, तो आप क्या करोगे, सबका सम करोगे और उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दोगे। यही होती है एवरेज हमारी, है ना? ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब पर्टिकुलर कोई ये तो जाके नहीं कहेगा ना भाई मंडे की सेल बता, ट्यूसडे की सेल बता, नहीं, उसको क्या कहेंगे, ऑन एन एवरेज आपकी दुकान में कितनी सेल होती है। तो हो सकता है किसी दिन ज्यादा हो गई हो सकता है किसी दिन ग्राफ कम आ गया हो। ऐसे ही इसके अंदर भी हो सकता है 5 रुपए वाली चीज एक दिन कम बिकी और एक दिन ज्यादा बिकी। ये तो पर्टिकुलरली सपोज करो मैं मंडे की बात कर रहा हूँ, ट्यूसडे को ग्राफ चेंज हो सकता है, फिर वेडनेसडे को फिर ग्राफ चेंज होएगा, हो सकता है उस दिन 20 वाली चीज ज्यादा बिक जाए। समझ रहे हो? तो कुछ फिक्स नहीं होता, तो फिक्स नहीं होता तो हम हमेशा किसको प्रेफरेंस देते हैं, एवरेज को, कि मोटा मोटी ये ही रहता है भाई। किसी दिन 500 रुपए की सेल हुई, किसी दिन 200 रुपए की सेल हुई, किसी दिन 400 की होगी और किसी दिन 600 की होगी, सपोज करो। अब तुम जाके कहते हो किसी शॉपकीपर को, भैया तुम अपनी सेल बताओ कितनी हो रही है, तो वो क्या कहेगा, 200 कहेगा। ये थोड़ी बताने लगा कि मंडे को 500 की हुई थी, ट्यूसडे को 200 की हुई थी, वेडनेसडे को 400 की हुई थी, ऐसे नहीं कहेगा। वो क्या करेगा, इनका एवरेज निकालेगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज ऐसे निकालते हैं सर, इन सबको सम कर दो और किससे डिवाइड कर दो, जितने दिन थे, 1 2 3 4, कितने दिन थे, 4 दिन। तो मैं इन सबका सम करके 4 से डिवाइड करूंगा, वही मेरी एवरेज होगी। तो दुकानदार कहेगा कि ये एवरेज है। अच्छा, इससे थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल चलते हैं। हाँ, ये भी प्रैक्टिकल था। मान लो तुम लोग गाड़ी में गए, तुमने नई नई गाड़ी खरीदी है। अब नई गाड़ी पे ना सबको जानने का क्रेज होता है कि एवरेज कितनी दे रही है, माइलेज कितनी दे रही है, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो या गाड़ी। तो तुम चलो यहाँ से लेकर दिल्ली पे, यहाँ से जा रहे हो दिल्ली पे जा रहे हो, ठीक है। अब बीच में क्या हुआ, शहर में ट्रैफिक मिला तो आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ी और खड़ी कर गाड़ी में क्या होती है, एवरेज ज्यादा आती है कम आती है, कम आएगी। मान लो खड़ी गाड़ी 10 की एवरेज दे दी खड़े, ठीक है। उसके बाद आप हाईवे पे चले, हाईवे पे गाड़ी चल रही है बढ़िया स्पीड से और वो एवरेज कितनी दे रही है, 20 की दे रही है। फिर तुम ठीक ठाक सिटी क्राउड के अंदर चल रहे हो, जहाँ पे चल भी रहे हो, थोड़ा सा रेड लाइट वगैरह पे रुकना भी पड़ रहा है, फिर चल रहे हो, वहाँ पे एवरेज दे रही है गाड़ी सपोज करो 15 की।
तो वो आप क्या कहोगे, गाड़ी की एवरेज क्या है, कोई पूछे आगे हाँ भाई आप नई गाड़ी नहीं बताओ कैसी देगी एवरेज, तो आप क्या करोगे। अब आप ये थोड़ी कहोगे कि जी शहर के अंदर जब खड़ी थी तो 10 की दे रही है ना, सीट हाईवे पे जाओगे तो 20 की, 17 15 की, आप क्या करोगे, इनका क्या निकालोगे, इनका हम एवरेज निकालेंगे कि 10 20 और 15 और टोटल कितना है, टोटल 3 आइटम्स है हमारे पास डाटा कितनी चीजों का है, 3 का। ये कब था, ये जब गाड़ी क्या थी, सिटी क्राउड में थी। ये कब है, हाईवे वाली। और तीसरी वाली कौन सी बेटा, ये तो नॉर्मल कंडीशन मतलब चलती गाड़ी है, कोई बीच में थोड़ा बहुत रुकना भी पड़ जाए। तो आपने क्या किया, इन तीनों का सम किया और किससे डिवाइड कर दिया, 3 से। कितना आ रहा है इनका सम, 10 20 30 45 बाय 3। तो गाड़ी ने एवरेज कितने की दे दी, 15 की आ रही है। तो आप क्या बताओगे कि भाई गाड़ी नई एवरेज कितनी दे दी, नई गाड़ी हमारी एवरेज दे दी 15 की, क्योंकि ठीक ठाक एवरेज, डिसेंट सी एवरेज। तो समझ में आया ये एवरेज मीन का क्या काम आया। सिमिलरली हम मीन मोड के बारे में पढ़ेंगे और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, बट स्टिल फिलहाल हम मीन को समझते हैं। तो जो ये वैल्यू है ना, ये आपकी सेंट्रल कहाँ, ये पूरा डाटा कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच में ही लाई करेगा। जो मेन काम होता है डाटा का वो क्या होता है, सेंटर का। तो ये सारी बातें ये बताता है कि मेरा पूरा डाटा इस कोने से लेकर इस कोने तक कहाँ पे पहुंच रहा है, 15। मान लो ये गाड़ी का एवरेज लूँ तो यहाँ पे कहीं 10 थी, यहाँ पे 15 थी, यहाँ पे 20 थी। तो टोटल ऑन एन एवरेज गाड़ी की कहाँ मिल रही है, 15 पे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि हमारा पूरा डाटा ये तो फैला हुआ है, कुछ डाटा इधर कोने में पाएगा, कुछ डाटा उधर कोने में, कुछ सेंटर पाएगा। लेकिन अगर मैं चेक करूं, एनालाइज किया, तो पूरा डाटा कहाँ पे लाई कर रहा है, 15 के इर्द गिर्द घूम। समझे, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मुझे लगता है कुछ बातें आपके समझ में आई होंगी, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या निकालना सीखेंगे, मीन। और मीन कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 3 तरीके से। अच्छा, और भी बातें बताता हूँ, पहले इतनी बात नोट करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए था। ठीक है, अब एक बार पोस्ट करिए। तो बेटा पहले पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ डाटा। हमारा डाटा कितने तरह का होता है। देखो, ऐसा डाटा होएगा जिसमें आपको डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है कुछ, जैसे गाड़ी की एवरेज थी, जैसे प्रोडक्ट की सेल्स थी। तो गाड़ी की एवरेज में सीधी सीधी डाटा ये था 10 15 20। और इस तरह के डाटा को अगर जनरल लेके चलूं तो मान लो आपके पास n ऐसे डाटा दे रखी है, n वैल्यूज दे रखी है, और इनका आपको क्या निकालना है, एवरेज। तो बड़ा सिंपल सा किया हमने इसके केस में, क्या किया हमने, ऊपर तो टोटल रखा और नीचे क्या रखा, नंबर ऑफ। अब इनको क्या बोलते हैं, इनको हमने ऑब्जर्व किया कि हम शहर में खड़े थे तो 10 आई, थोड़ा क्राउड में चले तो 15 आ गई, और जब हाईवे पे चले तो 20। तो ये हमारी हमने ऑब्जर्व किया, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशंस। जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस। जिन चीजों को हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने किया क्या, ऊपर टोटल सम किया उनका जो ऑब्जर्वेशन थी, और नीचे क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे ही अगर हमारे डाटा के अंदर n ऑब्जर्वेशंस पड़ी हैं, ये क्या आपकी, दीज आर योर n ऑब्जर्वेशंस। आपने n बातों को ऑब्जर्व किया और उससे अपना डाटा कलेक्ट कर लिया। अब आपको इसका मीन निकालना है। मीन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, x एक वेरिएबल है, इसके ऊपर क्या लगा दिया आपने, इस डंडे को क्या बोलोगे, बार बोलते हैं। तो ये कैसे रीड करोगे इसे, x बार। कैसे रीड करोगे, रीड एज x बार। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, देखो यहाँ पे हमने ये किया था 10 15 20 तीनों का सम किया था, और नीचे क्या किया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड। तो यहाँ पे भी यही करेंगे हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जी हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन हो, जी हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन हो, कितनी भी ऑब्जर्वेशन हो, हम इसी की हेल्प से उसका यूज करेंगे, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई बात समझ में। अब आप ये देखो कि जब आप अपना रिजल्ट आता है, जब आपका रिजल्ट आता है तो आप क्या करते हो, इसी का यूज करते हो मीन का। कैसे, बस उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, अदरवाइज तो यही करते हो आप। 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो 100 का मार्क्स है आपका, 100 मार्क्स का एग्जाम था, इंग्लिश में आ गए आपके पास 70 मार्क्स, हिंदी में आ गए आपके पास, हिंदी अच्छी आपकी 80 आ गई, मैथ्स आप राघव सर से पढ़ते हो तो 90 तो आएंगे, ठीक है। उसके बाद साइंस में भी मान लो 80 आ गए, और क्या बच गया, एसएस, अरे ये थोड़ा हल्का ही रहता है, तो मान लो 60 आ गए, पास हो गए बस गिरते पड़ते। संस्कृत तो नहीं होती ना 10th में, 1 2 3 से। आईटी रह गया, आईटी में तो सब बच्चा टॉप करता है, तो मान लो इसमें भी आपके 80 आ गए, मैथ से कम ही रखेंगे हम,
तो थोड़ी पार्शियलिटी करते हैं। अब आप जब परसेंटेज निकालते हो तो वो क्या होता है, एवरेज ही होता है। तो एवरेज, अब आप ये तो नहीं कहोगे, किसी को कोई कहेगा कि भाई आपकी परसेंटेज बताओ, तो हम इंग्लिश की परसेंटेज अलग बताओगे जी, इंग्लिश में तो 70% आए हैं, मैथ में 90% आए हैं क्योंकि राघव सर से पढ़ रहे थे, फिर ऐसे हमें अच्छी नहीं लगती इसलिए 60% आ गए। तो ये तो नहीं कहोगे, आप ओवरऑल बताते हो नॉन एंड एवरेज की टोटल कितना आया, तो आप क्या करते हो, इन सबका सम करते हो, 70, 90, 60, 80, 80, 80, 80, 80, 80, इन सबका सम किया आपने। अच्छा, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं आपके, दो, दो चार और दो छः, और छः से इसको क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। तो ये जो फाइनल आंसर आता है ये आपका क्या आता है, परसेंटेज में आ जाएगा आपका। या तो ये करते हो, या किसी को ये फॉर्मूला याद है, सर हम तो टोटल मार्क्स से डिवाइड करते थे और उसको मल्टीप्लाई किससे करते थे, 100 से। तब भी बेटा सेम ही बात है, इन दो जीरो से तो दो जीरो उड़नी है। तो ऑन एन एवरेज आप निकाल ही क्या रहे हो, आप मीन ही निकालने लग रहे हो। तो ये मीन कैलकुलेट तो कर तो आप बचपन से रहे हो, बस हो सकता है आपको उस चीज की इतनी नॉलेज नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हम मीन ही कैलकुलेट करें। अब गाड़ी की माइलेज भी निकालते हो तो भी आप मीन का यूज कर रहे हो, आप इसको निकाल रहे हो तो भी आप मीन का यूज कर रहे हो। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैंने वो आपको एप्लीकेशंस दिखाई है जो आप प्रैक्टिकली यूज करते हो मीन का, समझे। तो मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसको देखा करो कि आप प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो, उसको कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे तो किया जा सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया, अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है और उसका हमें मीन निकालना है तो कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखो कितनी ऑब्जर्वेशन थी, उनका सम करो, x1, x2 कहाँ तक लेके जाएंगे, xn तक। अब गिनो बेटा, 1 2 कहाँ तक जा रही है, n तक। तो कितनी ऑब्जर्वेशन होगी, n ही ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन इज n। आगे बात समझ में। तो ये आपका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है मीन निकालने का, कब, जब आपके पास सीधी सीधी ऑब्जर्वेशन दे रखी है। आगे बात समझ में। तो इतनी बात को नोट करो बेटा। अब आगे देखते हैं। अब सपोज करो आपकी क्लास के अंदर 10 बच्चों के मैं मार्क्स पूछ रहा हूँ किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, सपोज करो इंग्लिश में पूछते हैं। इंग्लिश के अंदर 10 बच्चों के मार्क्स आए, आउट ऑफ 20 लेके चलते हैं। किसी के 18 आ गए, किसी के 16 आ गए, किसी के 12 आ गए, फिर से 16 आ गया, फिर से किसी के 18 है, फिर से 18 आ गए, फिर से अब 12 आ गए, फिर से 15 आ गए, और कितने हो गए, 3 8 हो गए, 2 ले लेते हैं, 12 और 10, ये ठीक है। ये डाटा आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, इसकी टेबल बनाओगे। यहाँ पे क्या होंगे, मार्क्स, और यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समझ में आ गई आपकी बात। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। आगे बात समझ में। तो अब एक बात बताओ, 18 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 18 नंबर कितने बच्चों के आए, 3 के आगे, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर कितनों के आ रहे हैं, अच्छा इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, सेंडिंग ऑर्डर में भी, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, या रैंडमली कैसे भी लिख सकते हो। 16 कितनों के आ रहे हैं, 2 के, 16 के आगे 2 लिख दिया। उसके बाद 12 कितनों के आ रहे हैं बेटा, 12 3 के आगे, ठीक है। उसके बाद 15 कितनों के आए, 1 के ही आया। तो देखो टोटल हो गया ये 3 3 6 6 3 9 ही हुए, 10 रह गया, 10 भी एक बच्चा ही लेके आ रहा है। तो ये हमारा डाटा हमने लिख दिया। अब ये जो टेबल बनी है, इसी टेबल, इस टाइप के डाटा को क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइप के डाटा को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा क्यों नाम दिया, क्योंकि हर ये जो आपकी ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है, और ये क्या आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इन ये होगी क्या आपकी, ये एक्स आई बोलते हैं इनको, दीज आर योर एक्स आई टर्म्स। और ये आपकी फ्रीक्वेंसीज को हम क्या बोलेंगे, एफ आई। मतलब एक्स आई का मतलब क्या है, ये x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका x3 हो गया, ये आपका x4 हो गया, और ये आपका x5 हो गया। आगे बात समझ में मेरी। अब इस डाटा को क्या बोला, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि हमने डाटा को ग्रुप नहीं किया एक तरह से, हमने कोई रेंज नहीं बनाई कि भाई 10 से 20 वालों के इतने बंदे हैं। हमने क्या किया, खाली 18 पर्टिकुलरली, 18 कितने हैं 3, 16 कितने हैं 2, 12 कितने हैं 3, 15 कितना है 1, 10 कितने हैं 1, सीधी सीधी टेबल बना दी। तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस केस के अंदर अगर हमें वो बनाना हो, मीन निकालना हो, कोई आया प्रिंसिपल आई, उन्होंने कहा कि ऑन एन एवरेज बच्चे के कितने नंबर है, तो वो टीचर ये तो नहीं कहेगा कि 18 जी 3 के, 16 2 के, ऐसा तो नहीं कहेगा। वो क्या करेगा, वो मीन निकालेगा। अब इस केस में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है बेटा समीशन
एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। अब ये नए नए कुछ सिंबल्स आ रहे हैं, इनको ध्यान से समझो। बेसिकली ये इसको बोलते हैं सिग्मा, या फिर इसको बोल सकते हैं हम समेशन, साइन ऑफ समेशन। समझे? अब इसका मतलब क्या होता है, जब मेरे को कई सारी टर्म्स को ऐड करना है। अब देखो मैथ्स का मतलब क्या है, मैथ्स एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखे वो हमें मैथ सिखाता है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको ऐसे लिखना हो किसी चीज को, x1 प्लस x2 प्लस अप टू ये चलता जा रहा है x10 तक चलता जा रहा है, तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, या इसको और अच्छा तरीका ही होता है कि इसको मैं ऐसे लिख दूं समेशन एक्स आई। समेशन का मतलब ये क्या है, ये सारी टर्म्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अब मुझे ये बताना पड़ेगा आई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कहाँ तक जाएगा 10 तक। तो मुझे बताना पड़ेगा आई शुरू कहाँ से हो रहा है और आई खत्म कहाँ पे हो रहा है। तो इनिशियल पॉइंट जो लिखोगे वो तो नीचे लिखोगे, इसके ये जो सिंबल है इसके नीचे आप क्या लिखोगे, आई कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से, जाएगा कहाँ बेटा 10 तक। तो आई की वैल्यू लास्ट कहाँ है 10, तो ऊपर लिख दो सिंपल 10। तो इसका मतलब अगर जिसने मैथ्स पढ़ा है या जिसको सिंबॉलिकली पता है इसका मीनिंग क्या है, तो वो समझ जाएगा कि ये मैं ये लिखूं या इसको एक्सपेंड करके लिखूं, बोथ आर सेम। तो हम बजाय कितना लंबा लिख के हम सिंपल से ऐसे लिख देते हैं। तो ये होता है समेशन का मतलब। आगे बात समझ में, ये बस एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारी लंबी सी टर्म्स को छोटे तरीके से लिखना है। समेशन नाम में ही क्या आ रहा है, सम, तो इसका मतलब हर टर्म जो जितनी भी टर्म्स है उनके बीच में क्या साइन लगेगा, प्लस का साइन। आगे बात समझ में, तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, अगर इसको खोल लूँ मैं समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई को, तो ये कैसे खुलेगा बेटा, ये खुलेगा ऐसे सर, एफ की जगह एक बार क्या रखोगे, अच्छा ये आई कहाँ से कहाँ चलेगा 1 से लेकर एन। अभी हमें पता नहीं ना फॉर्मूले के अंदर तो कितनी भी टर्म्स हो सकती है, 3 के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, 5 के लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा, तो एन के लिए भी इन जनरल वही फॉर्मूला रहेगा। तो मैं रखता हूँ वैल्यू f1 x1, फिर 2 रखूंगा f2 x2, और कहाँ तक रखता आ जाऊंगा, ये लास्ट टर्म मेरी n है तो fn xn। नीचे क्या होगा, सारी की सारी जो एफ आई है उनका सम, मतलब f1 f2 और कहाँ तक चलेगा ये fn तक। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो। और ये ही आपका क्या है, दिस इज योर एक्स बार मतलब मीन। तो जब भी आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप कैसे निकालोगे मीन को, समेशन एफ आई एक्स आई प्लस एफ मतलब f1 x1 f2 x2 कहाँ तक करोगे fn xn, और इन सबको डिवाइड कर दोगे सारी फ्रीक्वेंसीज के सम से। इसी को हम एक नाम और दे सकते हैं कैपिटल एन। कैपिटल एन कई जगह आपको बुक्स में दिखेगा, यहाँ पे समेशन एफ आई की जगह क्या लिख रखा है एन। तो एन का मतलब भी यही होता है बेटा, एन का मतलब क्या होता है समेशन एफ आई, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सबका सम को हमने क्या नाम दे दिया एन। उस फॉर्मूले को थोड़ा और सुंदर दिखे और छोटा दिखे, कंसाइज करने के लिए बस उसने क्या लिख दिया इसको समेशन एफ आई को एन। तो कहीं बुक में अगर एन दिख रहा हो तो घबरा मत जाना, ये आपका वही है। क्लियर है? तो अगर इस केस के अंदर हमें मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अप्लाई करके देखिए एक्स बार। सर ने बताया था कि सर एफ आई की किससे मल्टीप्लाई कराओ, एक्स आई से, तो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसकी इससे करा दो, बात तो सेम है। 18 की 3 से गुना करूँ या 3 की 18 से गुना करूँ, बात नहीं। 18 की 3 से गुना करूँ 3 की 18 से, बात तो सेम ही रहेगी। तो लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है सर, पहले की पहले से मल्टीप्लाई करा दो तो 18 इंटू 3 प्लस बीच में प्लस का साइन, फिर दूसरे की दूसरे से कराओ तो 16 इंटू में 2 प्लस, उसके बाद किसकी करानी है सर हमें, तीसरे की तीसरे से, तो 12 इंटू 3 15 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1। अच्छा फ्रीक्वेंसीज का सम क्या था बेटा, ये फ्रीक्वेंसीज आपकी ये, तो 3 2 5 5 3 8 8 और 2, तो नीचे क्या आ गया 10। आगे बात समझ में, करो इनको सम, 18 3 54, 16 दूनी 32, 12 3 36, 15 एकम 15 और 10 डिवाइडेड बाई 10। चलो सम करो, 4 2 6 6 6 12 12 5 17 0 7 हासिल 1, 5 1 6 6 3 9 9 3 12 12 और 1 13 और 1 14, 147 बाई 10, और ये क्या आ गया 14.7। तो टीचर क्या कहेगा सर, या मैम, प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर, हमारी क्लास के जो ऑन एन एवरेज इंग्लिश में बच्चों के मार्क्स है वो कितने हैं 14.7 आउट ऑफ 20। तो समझे, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करें तो मीन कोई काम का नहीं है, वो भी काम का तब है जब उसके पूरे सब्जेक्ट का रिजल्ट निकाल रहे हो, पूरा उसका रिजल्ट निकालने टाइम मीन काम आएगा, बट सिंगल सब्जेक्ट के लिए मीन काम का नहीं है। लेकिन जब मैं पूरी क्लास के रिजल्ट की बात करूं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में, तब मीन काम आएगा। आगे बात समझ में, तो जब भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तब आपके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, समेशन एफ आई एक्स आई बोल में समेशन एफ आई। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल।
तो बेटा ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि मीन ढूंढने से। क्या कह रहा है, मीन दे दिया आपको, इस डाटा है, ये डाटा दे रखा है आपको, ये टेबल मिली है क्वेश्चन के अंदर। अब आपको क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। अब पी है क्या, इसने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया, फ्रीक्वेंसी तो दे दी इसकी, लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन गायब कर दी। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या दे दिया, p+5, तो एक वेरिएबल आ गया, लेकिन आपको क्या दे रखा है, मीन दे रखा है। तो हम सेम काम करेंगे, 1 मिनट पॉज करना, स्टूल दे देंगे। तो बेटा ध्यान दो, हमें ये पता है फिलहाल पी नहीं पता हमें कि कैसे निकाले, लेकिन हमें जो पता है हम वो लिख लेते हैं कि सर मीन का फॉर्मूला आपने बताया था fi xi अपॉन में समेशन fi समेशन fi बोल लो या फिर n बोल लो, एक ही बात है। अब ध्यान दो बेटा, x बार की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में, तो इसकी जगह वैल्यू रखी, हर बार ये निकालते हैं। अब ये नहीं निकालना, इसकी वैल्यू दे रखी तो इसकी वैल्यू रख दो। समेशन fi xi करते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 6 3 जा 18 10 1 जा 10 प्लस, अब ध्यान दो 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाओ क्योंकि दो टर्म्स आ गई, p+5 अपॉन में इन एफ का सम करो, 3 2 5 5 3 8 8 और 3 11, नीचे क्या आ गया 11। इतनी बात समझ में आई, खाली फॉर्मूले में अप्लाई किया है बस, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसके अंदर। अब क्या करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई तो 66 हो गया ये। इनकी जोड़ो बेटा, 8 से 14 14 और 18 32 32 और 10 42 तो 42 प्लस 2 की मल्टीप्लाई पी से भी होगी और 5 से भी, तो 2p+10। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना फिर भी, 42 और 10 52 हो गए, 52 + 2p = 66। अब ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई एक वेरिएबल की, इसको तो बच्चा बच्चा सोल्व कर सकता है, तो करो सोल्व। 52 प्लस का इधर आएगा माइनस, तो 66 में से 52 गए तो बेटा 14 बचे, 14 = 2p, 2 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट डिवाइड हो जाएगा 7, तो अल्टीमेटली p की वैल्यू कितनी आ गई 7। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी दे रखा है तो उसमें चाहे मीन निकालना हो तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, और मीन दे रखा है वेरिएबल निकालना है तो भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है।